हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमको दिया गया है कि एक तो अभिकथन है और एक हमारे पास में कारण है। अब अभिकथन हमें दिया गया है कि तंत्रिका तंतु छूने से, गंध से, दाब से तथा रासायनिक परिवर्तनों से उत्तेजित हो जाते हैं तथा ध्रुवणता में भी परिवर्तन हो जाता है। और कारण दिया है यह सक्रिय प्रवणता कहलाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते थे मुख्य अवधारणा, जो कि संबंधित होगा यहां पर तंत्रिका तंतु से। तंत्रिका तंतु से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंतु होते क्या हैं। तो यह हम एक संरचना के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए, संरचना के माध्यम से हम इसको समझते हैं यहां पर इस प्रकार से। और यहां पर हम इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा विन्यासित कर लेते हैं। और यहाँ पर अंत में हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास में यदि हम बात करें तो अंत में हमारे पास में इस प्रकार से बने हुए अंत में टर्मिनल होते हैं। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये इस प्रकार से हमारे पास में होता है। डेंड्राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसी संरचना हमारे पास में होती है। अब देखिए, ये जो संरचना हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये तो हमारे पास में क्या हो जाते हैं, एक्सोन हो जाते हैं। और अंत में हमारे पास में नर्व एंडिंग होता है। और यहाँ पर हमारे पास में पाई जाती है तंत्रिका तंतु, जिसे क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंतु। और यही हमारा प्रश्न है। यहाँ मध्य की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में होता है केंद्रक। और यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में हो जाते हैं डेंड्राइट्स। ये हमारे पास में डेंड्राइट्स हो जाएंगे। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये हमारे पास में हो जाता है एक्सोन वाला भाग, एक्सोन। और ये हमारे पास में होता है नर्व एंडिंग होता है। क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है। अब बात को समझते हैं कि जो नर्व तंत्रिका तंतु होते हैं तो उसमें जो क्रियाविधि होती है वो कैसे होती है। तो हम यहाँ पर इस तंत्रिका तंतु को समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास में तंत्रिका तंतु है। और तंत्रिका तंतु को यदि हम समझना चाहें तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और इस संरचना के अंदर वाले भाग की यदि हम बात करते हैं तो अंदर वाले भाग में हमारे पास में यहाँ पर इस प्रकार से ऋणात्मक, और बाहर वाले भाग में इस प्रकार से हमारे पास में धनात्मक भाग उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, धनात्मक भाग उपस्थित होता है। अब बात को समझेंगे कि ये जो भाग है हमारा, ये कौन सा वाला भाग है, एक्सोप्लाज्म है। क्या है, एक्सोप्लाज्म है। और एक्सोप्लाज्म वाले भाग की यदि हम बात करें तो यहाँ अंदर की तरफ वाला जो भाग होता है, यहाँ पर हमारे पास में उपस्थित होता है पोटेशियम आयन। और बाहर वाले भाग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में होता है सोडियम आयन। और ये यहाँ पे अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये यहाँ पे अधिक पाए जाते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात समझेंगे कि ये वाला जो भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है ये हमारे पास में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसे हम ECF के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अब बात को समझेंगे, ये जब होता है, जब ये रेस्टिंग अवस्था में होता है, अर्थात यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ध्रुवणता नहीं पाई जाती है, तो ये क्या कहलाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है। अर्थात यहाँ पर क्या है, ध्रुवणता नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, ध्रुवणता नहीं हो रही है। या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं है, अर्थात यह
अभी रेस्टिंग स्थिति पर है। तो होगा क्या, अगर हम बात करें जैसा कि हमें अभिकथन में दिया गया है, अगर हम यहाँ पे अभिकथन और कारण के बारे में मूल्यांकन करते हैं कि हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है, तो देखिए कि छूने से, गंध से, दाब से अथवा रासायनिक परिवर्तनों के कारण, अब मान लीजिए जब यह परिस्थिति परिवर्तित होती है, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जब उत्तेजना आती है, जब उत्तेजना होती है, अब उत्तेजना के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, हमें पता है, जो हमारे पास में क्या करेंगे, रिसेप्टर होते हैं, जो कि हमारे पास में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, और सूचनाओं के आदान प्रदान से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और सूचनाओं के आदान प्रदान से क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सोप्लाज्म है, अब यहाँ पे हम समझेंगे, यह अपनी ध्रुवणता को परिवर्तित कर देगा, और जहां पर पहले जो एक्टोप्लाज्म वाला भाग है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्टोप्लाज्म, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको समझा है, ये जो एक्टोप्लाज्म वाला भाग होता है, यह अंदर की तरफ तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, अंदर की तरफ तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, अर्थात मैं कह सकता हूं, या हम कह सकते हैं कि अंदर की तरफ सोडियम प्लस आयन हो जाते हैं, और बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, पोटेशियम प्लस आयन हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या पाई जाती है, ध्रुवणता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ध्रुवणता पाई जाती है, ध्रुवणता पाई जाती है, और ध्रुवणता पाई जाने की वजह का कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो जो रिसेप्टर हैं, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं जो छूने वाला है, गंध वाला है, दाब वाला है, रासायनिक परिवर्तनों वाले जो रिसेप्टर होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, इनफ्लक्स होता है, क्या होता है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इनफ्लक्स होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अभिकथन है वो कैसा है, हमारे पास में सत्य है। अब हमें कारण दिया हुआ है, ये सक्रिय प्रवणता हो कहलाती है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे ध्रुवणता जो है वो किस अवस्था में है, अभी उत्तेजित नहीं है, परंतु जैसे ही उत्तेजना आती है, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, या हमने किसी चीज को देखा, या कोई रिसेप्टर हमें मैसेज या सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से सक्रियता हमें दिखाई देती है, तो हम कह सकते हैं कि कारण भी सत्य है। और अब हम बात करेंगे विकल्प के बारे में, तो विकल्प ए हमें दिया है, विकल्प अ दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है, और कह रहा है अंत में, और आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो देखिए आर जो है ना वो इसकी पूर्ण रूप से सही व्याख्या नहीं है, सही जरूर है परंतु सही व्याख्या नहीं है, तो ये विकल्प हमारा सही नहीं होगा। यदि हम बात करें ब के बारे में, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, जो कि पूर्ण रूप से सही है। असत्य कोई भी नहीं है, असत्य कोई भी नहीं है, असत्य कोई भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ब हमारा वांछित उत्तर होगा, विकल्प ब हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।